आधी रात में गौरी कवि किसी का भोजन चुराने के लिए इधर उधर उड़ रही थी। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। जो कुछ होता है वो मोटा कालू कौवा खा जाता है। काम तो कोई करता नहीं, निकम्मा सारा दिन सोया रहता है। रात बहुत गहरी हो गई है, सभी पक्षी सो गए होंगे। किसी न किसी का भोजन चुरा कर खा लेती हूँ। तभी गौरी कवि उड़ती है। उससे मिठू तोते का घर नजर आता है। ये तो उस मोटी चोंच वाले मिठू का घर है। हाँ, सुबह देखा था मैंने, वो 2 अमरूद लेकर आ रहा था। हो ना हो एक अमरूद पड़ा ही होगा। ऐसा सोचते हुए गौरी कवि खिड़की के रास्ते मिठू के घर जाती है। मिठू तोता और हरियाली अपने घोंसले में सोए हुए थे। गौरी कवि चुपके से रसोई में जाती है। वहाँ मिठू का अमरूद पड़ा हुआ था। गौरी कवि जल्दी से वो अमरूद खाती है और फिर खिड़की के रास्ते वो वापस चली जाती है। अब गौरी कवि का यही काम था। वो हर रात को किसी न किसी के घर जाकर चोरी करती थी। आज कहाँ जाऊँ? हाँ, कबूतर चचा की दुकान पर जाकर जलेबी खाती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। गौरी कवि खिड़की के रास्ते दुकान में घुस जाती है और मजे मजे से जलेबियां खाने लगती है। पेट भर गया, अब चुपके से वापस चली जाती हूँ। उस गंदी आंखों वाले को पता नहीं चलेगा कि उसकी जलेबी कौन खा गया। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। जब कबूतर दुकान में जाता है तो वो देखता है, अरे कल रात तो मैं ढेर सारी जलेबियां रख कर गया था, मगर अब तो जलेबियां बहुत कम हैं। कौन चोर घुस आया था मेरी दुकान में। तभी कबूतर का ध्यान सामने पड़े हुए एक पंख पर जाता है। ये पंख तो गोरी कवि का है। मिठाई जरूर गोरी कवि ने ही चुराई होगी। कबूतर वो पंख उठा लेता है और कौवों के पास जाता है। रास्ते में कबूतर को मिठू तोता मिलता है। क्या हुआ कबूतर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मिठू, रात किसी ने मेरी दुकान में घुसकर मेरी आधी जलेबियां खा ली। मुझे वही जलेबियों की टोकरी के साथ ये पंख मिला है। कबूतर यार, ये पंख तो गोरी कवि का है। कबूतर यार, जंगल में बहुत दिनों से चोरियां हो रही है। मेरा भी अमरूद चोरी हो गया था। हो ना हो ये सारी चोरियां वो कवि ही करती है। चलो हम उसके पास चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर वो पंख लेकर गौरी कवि के घर जाते हैं। कव्वो, जरा देखो तो ये पंख किसका है? ये ये पंख तो मेरी पत्नी गौरी का है। तो इसका मतलब है वो चोरियां गौरी कवि ही करती है। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, मैंने अपना शैम्पू बदला है, इसलिए मेरे पंख गिर रहे हैं। हवा से उड़कर कोई चला गया होगा कबूतर की दुकान में। गौरी, बंद दुकान में तुम्हारा पंख भला कैसे जा सकता है? कालू, अब तुम भी इन दोनों के साथ मिल गए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन दोनों के साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगी। फिर मिठू तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर के बाद गौरी कवि अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली स्वीटी के पास जाती है। स्वीटी, आज रात मैंने बहुत मजे किए। वो कैसे सहेली? मैंने कबूतर की दुकान से जलेबियां चुरा कर खाई। ये बहुत मजा आया। गौरी सहेली, मेरा भी जलेबियाँ खाने को मन कर रहा है। आज रात तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। ठीक है स्वीटी, मैं आधी रात को आऊंगी, तुम उठ जाना। ऐसा ना हो कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती रहूं और तुम सोती रहो। शाम के बाद कबूतर के पास रानो चिड़िया आती है। कबूतर भैया, मुझे 5 किलो जलेबियाँ दे दें। चिड़िया बहन, इतनी जलेबियां तुम क्या करोगी? कबूतर भैया, कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मेरी माँ को आपकी जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। तो ठीक है चिड़िया, मेरे पास अभी इतनी जलेबियां नहीं है, मैं तुम्हें अभी बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। रानू चिड़िया थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कबूतर आग जलाता है और जलेबियाँ बनाना शुरू कर देता है। कालू जी, तुम तो सो जाओ, आज इतनी देर तक जाग क्यों रहे हो? तुम्हें मुझे सुलाने की भला जल्दी क्या है? मुझे सब पता है कि तुम ही हो जो जंगल में चोरियां करती फिर रही हो। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से बहुत डरता था। गोरी कवि उसे घूरती है और कालू कौवा चुपके से घोंसले में सो जाता है। आधी रात होने से पहले रानू चिड़िया वो जलेबियाँ लेकर चली जाती है और कबूतर भी घी की गरम कढ़ाई अपनी दुकान में रखकर वापस अपने घर चला जाता है। फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है। वो स्वीटी के घर जाती है।
स्वीटी, चलो उठो, जल्दी करो, चलकर कबूतर की जलेबियाँ खाते हैं। गोरी, बाहर कोई है तो नहीं? कोई नहीं है स्वीटी, सब अपने अपने घोंसलों में सो रहे हैं। फिर स्वीटी और गोरी दुकान में जाती हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने ही खाने के लिए ला दो। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर कमबख्त पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे आ गई? कालू बेटा, मेरा मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए मैं चली आई। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गोरी कौवी मन में सोचती है, इस बुढ़िया को भी घर पर चैन नहीं मिलता, हम तो पहले से ही भूखे हैं, अब ये भी आ गई है। अरे घोड़ी, किन सोचों में पड़ गई हो, मेरे लिए भोजन लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कालू, जरा मेरे साथ चलो बाहर। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर बाहर आ जाती है। कालू, अब हमें मिलकर किसी पक्षी के घर से भोजन चुराना होगा। हाँ हाँ गोरी, चलो चलते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते हैं और मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, जाओ तुम देखो मिठू सो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ कालू, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठकर देखते रहो कि कोई आ ना जाए। फिर गोरी कौवी खिड़की से अंदर देखती है, परंतु मिठू तोता तो सोया ही नहीं था। वो गोरी कौवी को देख लेता है। देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया काली कवि। दुष्ट कवि, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं, परंतु बारिश और भी तेज हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, भूख के कारण मैं उड़ नहीं पा रही, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और घर पर बैठी तुम्हारी माँ भी दाने का इंतजार कर रही है। बताओ, ऐसी बारिश में अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? गौरी, एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है गौरी, हम दोनों मिलकर चुराते हैं। हाँ कालू जी, ये तुम ठीक कह रहे हो, बस किसी तरह से तुम चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ, और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चुरा लूंगी।